हेलो बच्चों, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। मैं बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हम अमेरिका का संविधान पढ़ रहे हैं और कल हमने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव देखा था और उसमें हमने निर्वाचक मंडल का निर्माण तक देख लिया था कि जो निर्वाचक मंडल है उसके सदस्यों की संख्या 538 है। उनमें से 435 तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य के बराबर है, प्लस 100 सीनेट के सदस्य और प्लस 3 कोलंबिया ज़िले के हैं। तो इस तरह से निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 है और यह निर्वाचक मंडल जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। उसके आगे हम पढ़ेंगे प्रत्याशियों का मनोनयन। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रथम चरण में देश के विविध राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों का मनोनयन होता है। इसके लिए राजनीतिक दल अखिल देशीय सम्मेलन करते हैं, यानी पूरे देश का एक सम्मेलन होता है और फिर प्रत्येक दल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों के लिए एक एक प्रत्याशी मनोनीत करता है। उपराष्ट्रपति साधारणतया राष्ट्रपति से भिन्न राज्य का निवासी होता है ताकि एक से अधिक राज्यों को प्रतिनिधित्व मिले। प्रत्याशी चयन में राज्य की मत संख्या की दृष्टि से बड़े राज्य लिए जाते हैं तथा देखा जाता है कि दोनों राजनीतिक दलों का उसमें प्रभाव हो। अगला है चुनाव अभियान। अब प्रत्याशी मनोनयन के बाद राष्ट्रव्यापी चुनाव आंदोलन शुरू हो जाता है। उम्मीदवारों को चुनाव में लड़ने में राजनीतिक व्यवसायिकों, सार्वजनिक संपर्क विशेषज्ञों और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों से सहायता मिलती है, यानी उनसे जो राजनीतिक व्यावसायिक हैं, सार्वजनिक संपर्क विशेषज्ञ हैं और स्थानीय जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनसे उन्हें सहायता यानी धन प्राप्त होता है, पैसे की सहायता मिलती है। उम्मीदवार रेडियो के माध्यम से, टीवी है, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाओं आदि के माध्यम से अपने चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं और इसके अतिरिक्त प्रचार के लिए सरकारी सहायता भी मिलती है और अपने दल से भी सहायता मिलती है। आगे है निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने दल के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को वोट देने के लिए प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। निर्वाचक मंडल में जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 538 सदस्य हैं और इन सदस्यों का चुनाव मतदाताओं के द्वारा होता है। प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देना होता है और निर्वाचक मंडल के सदस्यों का जो चुनाव है वो सूची प्रणाली के आधार पर होता है, अर्थात मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं वरन दल की सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं। कांग्रेस का सदस्य या अमेरिका के लाभ के पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं बन सकता है, अर्थात अगर ऐसे पद पर है तो उसे त्यागपत्र देना होगा और फिर वह उसका सदस्य बन सकता है। अब निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, क्योंकि ये सूची प्रणाली के अंतर्गत यह होता है, अर्थात जिस दल को किसी राज्य के मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसी दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि सूची प्रणाली के द्वारा किस तरह से इन सदस्यों का चुनाव होता है। जैसे हम ये माने कि न्यूयॉर्क राज्य में रिपब्लिकन निर्वाचन सूची को तो 30 लाख मत मिलते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी को निर्वाचन सूची में 31 लाख मत मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यूयॉर्क राज्य से निर्वाचक मंडल के जो 43 सदस्य हैं, यानी यहाँ से 43 सदस्य चुने जाने हैं, वो सारे डेमोक्रेटिक पार्टी से चुने जाएंगे। इस प्रकार कहने का अर्थ है कि जिस उम्मीदवार को 538 में से 270 मत प्राप्त होते हैं वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है। तो सूची प्रणाली में जो मत डाले जाते हैं वो किसी व्यक्ति को न डालकर पार्टी को डाले जाते हैं और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं, मत संख्या जिनकी ज़्यादा होती है, तो सारे जो मत हैं उसी पार्टी को हो जाते हैं। यह सूची प्रणाली है। और अगला है निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। अब प्राय निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने ही दल के उम्मीदवार
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पक्ष में मतदान करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा करने के लिए वे बाध्य नहीं हैं, यानी वे दूसरी पार्टी के उसको भी मतदान कर सकते हैं। और मतों की गणना करके उसे प्रमाणित करके सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, वहाँ मतों की गणना की जाती है और कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की नाम की घोषणा की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो उसके लिए यह व्यवस्था है कि जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को बराबर मत प्राप्त होते हैं या किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो इसका निर्णय प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिनिधि सभा है वो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। अब उसके लिए भी एक नियम है, उसके अनुसार कार्य करती है। जब प्रतिनिधि सभा ऐसा करती है तो प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य, जैसे कि फ्लोरिडा राज्य के प्रतिनिधि सभा में 11 प्रतिनिधि हैं, लेकिन जब वो वोट डालते हैं, वोटिंग का कार्य करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो उन 11 प्रतिनिधियों के 11 वोट नहीं होते, बल्कि पूरे फ्लोरिडा राज्य का एक मत माना जाता है। और प्रत्येक राज्य के सदस्य बहुमत से निर्णय करते हैं कि उनके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में डाला जाएगा। तो यह पहले निर्णय कर लिया जाता है कि किसके पक्ष में वोट डाला जाएगा। लेकिन किसी राज्य के अगर प्रतिनिधि समान रूप से बट जाएं, यानी किसी राज्य में 10 प्रतिनिधि हैं और 5 डेमोक्रेटिक को देना चाहते हैं और 5 रिपब्लिकन को, तो ऐसी स्थिति में उनका मत नहीं गिना जाएगा। तो इस तरह से प्रतिनिधि सभा के द्वारा वोटिंग की जाती है और जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त होते हैं वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है। तो इस तरह से जब किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे है 5वां, नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। जो 20वां संशोधन था 1933 में हुआ था, तो उससे पहले तो 4 मार्च पर राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता था और अब उसके बाद में 20 जनवरी को राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है और शपथ उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो इस तरह से ये हमने अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली देखी है और कल हम देखेंगे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। धन्यवाद।